हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटा। नाउ अभी आपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? आइसोटोप्स, आइसोबार, इनके बारे में देखा था। और हमने लास्ट क्लास में हमने किसके ऊपर डिस्कस किया था? तो एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। एटॉमिक मॉडल्स में आपने कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल देखा था बेटा? तो जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। आपने इनकी ड्रॉबैक्स, आपने इनका कंक्लूजन था, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया था, थॉमसन ने क्या कंक्लूजन दिया था, थॉमसन की ड्रॉबैक क्या थी बेटा, और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी, आपने इनके ऊपर डिस्कस किया था। अब हम बेटा नेल्स बोर, आपने देखा था इसके बाद रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था बेटा, उसके बाद कौन आया? नेल्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, उनका उसका नाम सेल बताया, और सेल के बाद क्या बताया? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस टाइप से बेटा इन्होंने सेल का नाम बताया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, मैं बता दूं कि अभी आपने एक चीज देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है, और आपने देखा बेटा, आपने पढ़ा होगा कोई भी चीज अगर मूव करती है, खासतौर से इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा बेटा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मींस उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और आपने क्लास 10th में, अगर आपको याद हो बेटा, आपने देखा था, जैसे मान लो कोई ये वायर है, ओके, ये वायर है, इस वायर में यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या देखते हो बेटा? अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, आप क्या देखते हो? आपने पढ़ा था 10th में कि इनके चारों ओर क्या मिलता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा था आपने? इफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन एनी कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट। आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा बेटा, ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अगर जैसे मान लो बेटा ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में अगर मैं कोई ईएमएफ दूं, इसको सेल से कनेक्ट करूं, तो क्या होगा? इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा बेटा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इसके चारों ओर क्या बनेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आप क्या देखते हो? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगा। लेकिन किस फॉर्म में मूव करती है ये? तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा जैसे इसका नाम आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम क्या लग रहा है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस द रेडिएशंस which having electric as well as magnetic property। मींस क्या हो बेटा? जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं लोग? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो द रेडिएशंस which having both electrical and magnetic property। radiations which having both electrical and magnetic
प्रॉपर्टीज। बेटा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों होती है। अब अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, आपको पता है ये वेव फॉर्म में होती है। वेव फॉर्म में कैसे, ध्यान दो, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अभी आपने जो डायग्राम बनाया था ना, आपने देखा था ये वायर है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब इलेक्ट्रिसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना था, आपने अगर ध्यान से गौर करोगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ये किस टाइप से बेटा, ऐसे इसके परपेंडिकुलर, मतलब ठीक इसके ऐसे परपेंडिकुलर। मींस क्या हो गया कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बेटा। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या कहां जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जनरेट होती है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, इट मींस वेव फॉर्म में, वेव फॉर्म में कहते तो क्या हुआ बेटा, वेव फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेव फॉर्म में है तो इसको ध्यान देना बेटा। वेव फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि हमने ये एक वेव बनाया, ओके, ये आपका वेव है, अंडरस्टैंड, ये आपका वेव है। अगर इस वेव को देखें तो अगर एक मान लेते हैं हम लोग, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक माना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, ठीक है ना। तो इसका जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे बेटा, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, ठीक बेटा ऐसे देखो। अभी क्योंकि हम ये बेटा 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, बोर्ड क्या है 2 डायमेंशन, अब 2 डायमेंशन हम 3 दिखा रहे हैं तो क्या दिखाएंगे, हल्का सा इसको बेंड कर, ये बेटा इस टाइप से, जैसे ये देखो, जैसे बेटा जैसे ये इस टाइप से देखो, जैसे अगर एक वेव इस फॉर्म में है तो दूसरा किस फॉर्म में होगा, ऐसे, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिस वन द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जैसे आप देखो बेटा साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं ये क्या है, कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी। तो साउंड वेव के लिए क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव के लिए देखा जाए तो बेटा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर बेटा सपोज करो ये रूम है, इस रूम से इस रूम में क्या मीडियम है, इस रूम में गैस मीडियम है, एयर मीडियम है। अगर मैं यहां से एयर को निकाल दूं तो क्या बनेगा, ये इसे क्या बनेंगे, अगर मैं यहां से एयर को रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वैक्यूम। इस कंडीशन बोलते बेटा हम लोग वैक्यूम। तो वैक्यूम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेटा वैक्यूम में भी, चाहे मीडियम हो या ना हो, उन दोनों मीडियम में, दोनों में मूव कर सकती है। इट मींस इट डज नॉट या medium is not requirement for their propagation. medium is not required for their propagation of wave. इसका मतलब क्या होगा, वेव के लिए, वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे मीडियम हो या ना हो। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका क्या होगा कहते हैं, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेव, एक वेव दूसरे वेव से किस प्रकार डिफर होती है, तो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हर एक वेव उस कैरेक्टरिस्टिक के कारण, मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का टाइम पीरियड, वेव का एम्पलीट्यूड, तो क्या होता है, इनके कारण वो वेव आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो एक वेव और दूसरे वेव में क्या डिफरेंस होता है बेटा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के कारण। तो एक तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वेव के प्रोपेगेशन के लिए, दूसरा ये दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है बेटा, ओके। और तीसरा, जितने भी वेव्स है, इन वेव की क्या होगी बेटा, इन वेव की कैरेक्टरिस्टिक सबकी अलग अलग होगी। मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है बेटा वो कैसी होती है, तो ये आपका कौन सी होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज,
यूवी रेज, इसके बाद बेटा विजुअल रेज, फिर इंफ्रारेड रेज, फिर बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है बेटा, इंफ्रारेड रेज, फिर आपका रेडियो वेव्स। So these are the electromagnetic radiation। आपको पता है बेटा सन से जो लाइट आती है, ये तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे मीडियम कहां तक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से कुछ ही डिस्टेंस तक वो मीडियम है, इसके बाद क्या है, मीडियम नहीं है, मतलब उसका कंडीशन क्या बन गया तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम कंडीशन है। सो आपने गौर किया होगा कि जब लाइट सनलाइट जो आती है वो कहां से आती है, वो वैक्यूम से आती है, और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव करती है। ओके, सो बेटा इनमें से क्या होगा, आपने देखा होगा जो सन से जो लाइट आती है बेटा, सन से जो लाइट आती है उन लाइट में क्या होती है, ये सब गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल रे, आईआर, ये सब होती है। जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्या है, नेट चल रहा है या फोन आ रहा है, फोन में क्या होता है बेटा, फोन भी देखा गया है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसमें आ गया, रेडियो वेव में। रेडियो वेव की कहानी आप मोबाइल वगैरह सुनते हो, रेडियो वेव की कहानी आपने देखा होगा टीवी में एंटीना लगी होती है, एंटीना जब आप रखते हो तो उससे क्या होता है, सिग्नल कैच करता है, क्यों, क्योंकि बेटा इसी रेडियो वेव्स क्या है, these are the components of electromagnetic radiation, ये all are the electromagnetic radiations। और बेटा इनका नेचर कैसा होता है, वेव लाइक नेचर होता है। जब वेव होगा, अब हम बेटा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, वन बाय वन ध्यान से देखते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी एक स्पीड होती है, कितनी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। इट मींस the speed of electromagnetic radiation is same as the speed of light। so the speed of मैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सीधा EMR लिखूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में EMR, तो आप भी अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, चलेगा। सो द स्पीड ऑफ EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो कितनी होती है, is same as the किसके सेम, as the speed of light, as the speed of light means लाइट की स्पीड के बराबर उसकी स्पीड होती है। अब आप बता सकते हो लाइट की स्पीड कितनी होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c, स्मॉल c, so c equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बता दूं आपको, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड सेम लाइट की होती है, तो इसकी स्पीड भी सेम यही होगी। नाउ अब हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नेचर होती है, इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नेचर होती है, इसके बारे में बताया था कौन से साइंटिस्ट हैं, जेम्स मैक्सवेल। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स मैक्सवेल। तो बेटा जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी आ गई, एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, विजुअल रेज, आईआर, इंफ्रारेड रेज, ये क्या है, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आईआर का नाम सुना होगा आपने, आईआर मींस क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या होता है, ये आपने देखा होगा बेटा, जितनी भी हॉट बॉडी है, जैसे आप किसी चीज जलाते हो तो आप अगर कोई चीज जल रही है और आप वहां पे खड़े हो गए तो क्या होगा, आपको हीट फील होती है ना, वो किससे कारण, दैट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन। जो आपने पढ़ा होगा 10th में, धूप में आपको कोई कपड़े हैं उसको धूप में रखते हो सूख जाता है, क्यों, बोलते थे ना अपना, ड्यू टू आईआर रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशन। दीज ऑल रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये सब चीजें होती है। आपने यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का नाम सुना होगा, सुना है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेज बेटा मिलती है हमारे ओजोन लेयर से ऊपर। ओजोन लेयर, ये सन से जो लाइट आती है उनमें एक कंपोनेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है।
जो सन से जो लाइट आती है बेटा, इनमें एक रेडिएशन क्या होती है आपका यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेन काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेन काम होता है कि ये जो ओजोन है, ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर मिलता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओजोन एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्यों, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे सनलाइट अगर वहां से अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर जाएगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो बेटा ये क्या है, दिस ऑल आर द गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजुअल रेज, आईआर, रेडियो वेव्स, दिस ऑल आर द एग्जांपल और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव लाइक नेचर होती है। तो हम इस वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि वेव में क्या क्या होती है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेव। बेटा इसको नोट कर लिया आपने, आप इसको साथ साथ नोट करते रहो अपने नोट्स की कॉपी में। ओके बेटा, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ so some important terms used in terms or characteristics used in wave। वेव में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बेटा हम यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो वेव के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, सबसे पहला बेटा लो फर्स्ट। अच्छा, वेव अगर आप जब भी बनाते हो तो आपके माइंड में कैसा क्वेश्चन आता है, मैंने कहा आप वेव बनाओ, आप अपने माइंड में क्या सोचते हो कि सर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना, ये वेव है, वेव का जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड जो नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। सो ये वेव के पार्ट्स बेटा, ये आपका मेन पोजीशन है, इसके ऊपर क्रस्ट, नीचे ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस टाइप से बनता जाता है। और वेव प्रोपेगेट होती है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है, वेव आगे बढ़ना। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी साउंड कहां जा रही है, उस मोबाइल के साउंड के अंदर, उसके मोबाइल के अंदर जा रही है और आपको सुनाई दे रही है, तो क्या हो गया, वेव इस मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, तो देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नाउ तो ये क्रस्ट और ट्रफ। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबर 1 एम्पलीट्यूड। जैसे हमने वेव बनाया था, ध्यान दो, जैसे हमने ये वेव बनाया था, वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये देखो यहां तक गया वेव, फिर ये जितना ही ऊपर गया उतना नीचे भी, मींस ये मीन पोजीशन से जहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड amplitude. So maximum displacement of wave is called amplitude. Maximum displacement of a wave is called amplitude. मैं बता दूंगा एम्पलीट्यूड को किससे नोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला दो साउंड निकाला बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान देखना। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे सपोज करो क्लास में किसी बच्चे का नाम ले लो, जैसे मैंने लिया अंशिका, तो मैंने बोला अंशिका, तो अंशिका लिया तो क्या हुआ, पहले मैंने बोला अंशिका, तो ये वर्ड आया एज इतना एम्पलीट्यूड। फिर मैंने बोला अंशिका, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका ये मैंने इतना बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने लाउडनेस के साथ बोला तो क्या हो गया, मैंने पहले बोला था अंशिका तो इतना एम्पलीट्यूड, लेकिन जैसे बोला जोर से अंशिका तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड चेंज हुआ।
फ्रीक्वेंसी अभी बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मेरी सेम ही है, क्योंकि मेरी यहाँ पर पहचान रहे हो कि मैं सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तेज और कम बोला साउंड, इसका तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड। मैंने बोला अंशिका तो स्पीड कम थी, अंशिका स्पीड ज्यादा थी, इसका मतलब क्या होगा ये, इट मींस स्पीड मतलब क्या होगा लाउडनेस ज्यादा थी, तो लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है बेटा, एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा वेव की एम्पलीट्यूड होगी उतना ही ज्यादा लाउड साउंड होगा, लाउड साउंड होगा। आपने देखो ना, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी जो क्या कहते हैं साउंड की जो एनर्जी है यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये वहां आगे जाती जा रही है साउंड की एनर्जी लॉस होती जा रही है। ये मीडियम है, मीडियम के कारण वो लॉस होता जा रहा है, और लॉस होने से क्या होता है मेरी एनर्जी से, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये मोबाइल तक पहुंच रहा है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पे, आपके घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बेटा ये यहाँ से लेके कुछ डिस्टेंस जाते जाते ही ये एनर्जी लॉस हो जाती है। सो एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। सो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो इट्स यूनिट इज क्योंकि वेव है, लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि वेव बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, इसलिए हम क्या होगा मीटर और सेंटीमीटर। नाउ तो फर्स्ट बेटा एम्पलीट्यूड, अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड बेटा वेवलेंथ। सेकंड वेवलेंथ, amplitude is denoted by capital A, wavelength is denoted by lambda। wavelength को किससे डिनोट करते हैं लोग, लैम्डा से। सो wavelength is denoted by lambda, और lambda क्या होता है, इसके नाम से लग रहा है बेटा wavelength। wavelength मींस क्या हो गया, मैं आपको बता दूं बेटा, वन क्रस्ट और वन ट्रफ, वन क्रस्ट और वन ट्रफ मिलके क्या मिल जाएगा, वन वेव। सो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मिलके क्या हो गया, वन वेव। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहां से यहां तक वन वेव, फिर ये टू वेव, थ्री वेव, यहां एज्यूम करना साइज सेम है बेटा, आप यहां क्या कम क्यों किया है, सो सेम है। सो एम्पलीट्यूड सेम बेटा। सो वन क्रस्ट वन ट्रफ, वन वेव, टू वेव, थ्री वेव, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ वेव्स। ओके, द लेंथ ऑफ वन वेव, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम इसको डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, वन वेव यहां पे फिनिश हुआ बेटा, सो इसको कह सकते हैं दैट इज वेवलेंथ। एक तो ये हो गया, या वन क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, टू कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्जेक्यूटिव ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट, टू कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, TROUGL ट्रफ। तो दो कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, इनके बीच के डिस्टेंस को लेंथ क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वन वेव, वन कंप्लीट वेवलेंथ, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ, तो दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो लेंथ ऑफ वन वेव दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि ये भी लेंथ है तो यूनिट क्या होगी, मीटर और सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से पहले बेटा टाइम पीरियड लेते हैं, टाइम पीरियड। थर्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल से लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, वन वेव को कंप्लीट होने में, ध्यान दो, वन वेव, वन क्रस्ट, वन ट्रफ, वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है दैट इज
इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट क्या वन वेव, टू कंप्लीट वन वेव कॉल्ड टाइम पीरियड, कॉल्ड टाइम पीरियड। बेटा इसे कैपिटल से लिखते हैं। और जैसे आपको बताया ये टाइम पीरियड मतलब एक क्रस्ट एक ट्रफ, इसको बनने में एक क्रस्ट एक ट्रफ को बनने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इट्स यूनिट इज, जो टाइम की यूनिट होती है तो यूनिट इज सेकंड। ओके बेटा, सो टाइम पीरियड यूनिट सेकंड। नाउ फोर्थ बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी। बेटा साथ साथ नोट करते जाओ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, ये ऐसे न्यू देखो बेटा इस टाइप से। कहीं कहीं ऐसे ऐसे लिखते हो बुक में, कहीं कहीं ऐसे लिखते हो, तो दोनों मतलब ये है न्यू, न्यू एंड यू न्यू। सो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। सो न्यू क्या होती है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक बार मान लो बेटा, इस पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होती है 1 सेकेंड में उसे कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in 1 second, passes through a point in 1 second, 1 second कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा तो क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव तो दूसरी यूनिट होती नहीं है, तो 1 अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये आपको तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये न्यू है बेटा, सर मार्किंग चला, मार्किंग लगता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बेटा, तो यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन सेकेंड, तो पर सेकेंड। और एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, उसने अपने नाम से दिया था हर्ट्ज, तो बोलते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अब देखो जैसे मैंने 2 वेव बनाया, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी ज्यादा होगी। क्यों बेटा, क्योंकि देखो इसकी लेंथ, वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस में इसमें बहुत सारे वेव है, इसमें एक वेव है, इसमें 2 वेव है। कैसे पता चलता है 2 वेव है, 1 वेव 2 वेव, इसमें 1 वेव। तो देख रहे हो आप यहां तक, तो क्या होगा बेटा, तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो बेटा यहां से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, आपको पता है बेटा, जो घरों में हम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो भी एक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेव के फॉर्म में होगी। और उसकी कितनी होती है, उसकी अगर देखा जाए तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। आप इसको नोट करिए बेटा, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। लास्ट वेव नंबर, वेव नंबर किसे कहते हैं बेटा, फिफ्थ वेव नंबर। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। देखो बेटा ये न्यू किसे कहते हैं, न्यू इज ऊपर बार, दैट इज कॉल्ड न्यू बार। न्यू बार इज द वेव नंबर, न्यू बार। तो न्यू बार क्या होता है बेटा, दैट इज
वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, ध्यान दो बेटा, जैसे मैंने एक वेव बनाया, ये यहां से लेके यहां तक हमने 1 मीटर माना, 1 मीटर लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसमें जितना वेव बनेगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया, इसका वेव नंबर कितना है 5। मीन्स द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ waves in unit length is called the number of waves in unit length is called wavelength, is called wave number, is called wave number। अगर इसकी यूनिट देखो बेटा तो फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट इज पर सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो पर सेंटीमीटर। जैसे मैंने इसका वेव बनाया, कितना वेव नंबर होगा 5, जितने काउंट कर लो, 1 मीटर लेंथ में कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 इसका वेव नंबर 5 हो गया, अंडरस्टैंड। तो वेव नंबर इज 5। नाउ स्पीड ऑफ वेव, speed of wave means क्या होगा, distance travel in 1 second, distance travel by wave, distance travel by wave in 1 second called क्या, speed। आपने बेटा स्पीड निकाला है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम बताइए आपको v से लिखते हैं, v, तो v, अब यहां पे अगर लाइट की स्पीड लेते हैं तो c ले लेंगे। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, बताइए आपको, पढ़ के आए हो, मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर हम बेटा आप इसको ध्यान दें, अगर मैं इसका वो निकालूं, क्या कहते हैं फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो स्पीड क्या था v, या अगर स्पीड ऑफ लाइट लेंगे तो c इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा अपॉन t। 1t कैपिटल T को लिया क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ वन वेव, लैम्डा क्यों लिया, वन वेव की लेंथ। अब इसका इंटू 1 कर दिया, क्यों 1 कर सकते हैं क्योंकि ये 1 अपॉन टी क्या हो गया, आपने पढ़ा था 1 अपॉन टी इक्वल टू, अभी पीछे गया था फ्रीक्वेंसी। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा v इक्वल टू, ये लैम्डा है और दैट इज 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, या अगर लाइट है तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा। देख रहे हो, तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, c अपॉन लैम्डा। तो ये वही मैं बता रहा था आपको, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके बेटा, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये क्या हो गया, ये कुछ टर्म्स है बेटा जो टर्म यूज की जाती हैं किसके लिए, वेव के लिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, These are the characteristic of wave. ओके बेटा, इसको नोट कर लो, मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आपको करना है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ओके, सो ये होमवर्क आपका बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, explain the following terms। क्या क्या, फर्स्ट वेवलेंथ, वो सारी टर्म बेटा, बी वेव नंबर, सी फ्रीक्वेंसी, डी फ्रीक्वेंसी बात करेंगे हम, टाइम पीरियड,
ओके, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, और सेकंड क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMR, बताया था ना, EMR, सो EMR बेटा, EMR क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है, जब डिस्क्राइब करोगे बेटा तो इसमें आप क्या करना है, आप इसमें वो भी शो कर देना कि हु डिस्कवर, मतलब थ्योरी किसने दिया था कि वेव लाइट नेचर होती है, तो ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा उसमें लिख देना है, डिस्कवर मैक्सवेल। ओके बेटा, तो ये आपको आज के लिए इतना करना है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? वेव लाइक नेचर, तो वेव की सारी प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है, मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट आती है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, जिसे बताया प्लैंक ने बताया था, फोटोन या क्वांटम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस फॉर्म को नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलो बेटा।